हेलो दोस्तों, यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हम अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है द मौर्यन एम्पायर, उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। हम लोग इसमें किसको कई पार्ट में कन्वर्ट करके इसको समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे पार्ट के दौरान हम आपको बता दें कि हम इसमें आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेस्ट है और एक आम इंसान की जानकारी के लिए भी काफी बेटर है। तो इससे पहले कि हम चीजें शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप चलिएगा और हमें इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हमारे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं आप। तो हम लोग अब बताते हैं कि हम लोग आखिर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग हर पार्ट वाइज मैं पूरा बता देता हूँ कि पूरे मौर्यन एम्पायर के चैप्टर में लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में कि आखिर कहाँ से ये साहित्यिक जो स्रोत मिले वो कहाँ से मिले, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर हमें पता कैसे चला मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो ये जानने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आखिर उसकी खोज किसने की थी। और इसमें कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र, उसमें चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो। तो ये हम लोग सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जानेंगे, पुरातत्व विभाग वालों ने खोज करके क्या क्या चीजें निकाली हैं, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। फिर हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री जानेंगे कि पॉलिटिकल किस तरह से इसमें राजनीतिक जो उठापटक हुई थी इसमें, उसके बारे में हम लोग जाने कौन सा राजा आया, किस तरह उसने काम किया और आगे उसके बाद कौन सा राजा, अशोका का कैसा रोल है, बुद्धिज्म का इसमें क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की किस तरह से चलती थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग कई चीजें देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो लोकल शासन वो किस तरह से काम करता था वो जानेंगे। फिर हम लोग उसके बाद मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वहां की जो आर्किटेक्चर था वहां के आर्ट्स वहां किस तरह के थे, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके पतन का क्या कारण हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो साहित्यिक कौन से स्रोत थे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो स्रोत हमको मिला था वो था अर्थशास्त्र। ये आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग जानते होंगे चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य के बारे में अगर आपको और जानकारी लेना हो तो आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चाणक्य की कंप्लीट बायोग्राफी हम बना देंगे उसके, जिससे कि चाणक्य जी के बारे में हम और जान पाए। तो चाणक्य जी को कौटिल्य भी कहा जाता था और इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता था, क्योंकि ये मैकियावेली जो थे ये एक अलग देश के एक बहुत ही सम्रांत, बहुत ही इनको बुद्धिमान माना जाता था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना ये इनको अच्छे से पता था। इसीलिए कौटिल्य को उन्होंने ग्रीक्स ने मैकियावेलिस की भी उपाधि दी है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या था, देखिए ये संस्कृत में इन्होंने सारी चीजें लिखी थी कौटिल्य ने। और ये इसका जो मनुस्क्रिप्ट है, यानी कि जो मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जिसमें आपको पहले ही बताया, जो हस्तलिखित चीजें होती है, यानी कि जो कौटिल्य ने जो चाणक्य जी ने खुद अपने हाथ से लिखी थी वो मिला था, वो डिस्कवर किया गया था। कहां से मिला था वो मिला था आर शर्मा शास्त्री, इन्होंने इसकी खोज की थी। इनको ये चीज डिस्कवर, इनको मिला था ये चीज, और 1904 में मिला था। और इसमें टोटल 15 बुक दिए इनको मिली थी इसमें अर्थशास्त्र की, और 15 बुक की 180 चैप्टर्स उसमें दिए हुए थे। और जिसमें बुक को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला भाग जो था वो किंग, काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में था। जो दूसरा भाग था वो सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में था। और जो तीसरा था वो डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में था। मतलब इन्होंने जो अर्थशास्त्र थी उसमें टोटल 15 बुक लिखी थी, और 15 बुक का एक को मिला के अर्थशास्त्र बनती है। और इस 15 बुक में 180 चैप्टर्स थे, और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। जिसमें पहले भाग में इन्होंने किंग के राजा का क्या कर्तव्य होता है, काम क्या होता है वो, और काउंसिल क्या होती है, जो राजा के सहयोगी होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इसके बारे में काम किया था। जो दूसरा पार्ट उन्होंने बताया था, वो दूसरा पार्ट था बुक का, वो था सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में था। जो तीसरा भाग था वो डिप्लोमेसी एंड वार के बारे में था। तो अब उसके बाद जो अगला हमें स्रोत मिला है, तो ये एक स्रोत था हमारा अर्थशास्त्र का,
जहां से हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला। उसके बाद अगर बात करें तो विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखादत्त ने। तो विशाखादत्त ने ये ड्रामा, ये संस्कृत का एक ड्रामा है, ये बताता है, इस बुक में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से चंद्रगुप्त जो थे वो कौटिल्य की मदद से नंदास को उन्होंने जो हराया था, और साथ ही साथ मौर्यों की उस समय जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी, जो कि गुप्ता पीरियड के समय में लिखी गई है। तो वो चीज आपको पता चलेगा इस बुक में मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस अगर बेसिकली देखा जाए तो एक ड्रामा है। इसमें आपको जो भी कहानी आप देखते हैं टीवी पे, सीरियल पे, जिसमें ये दिखाया कि किस तरह चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं, राजा बनाते हैं, मौर्य एम्पायर का सम्राट बनाते हैं। इसकी कैसे बनाया गया ये पूरा ड्रामा जो है ये मुद्रा राक्षस में आपको मिल जाएगा। तो अब तीसरी चीज है मेगास्थनीज की इंडिका उन्होंने लिखी थी। इस बुक में ये बुक बहुत ही फ्रेगमेंट, मतलब बहुत ही टुकड़े में ये बुक मिली है, और इसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक चीजों के बारे में डिटेल में दिया। देखिए ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से याद में रखिएगा, क्योंकि जैसे अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस के बारे में बताया कि किस तरह ड्रामा इसमें दिया गया। तो ये चीजें आपसे थीम के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देख के समझिएगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से याद रहें। तो इंडिका था मेगास्थनीज की। ये बुक में कई पार्ट में बचे, क्योंकि कुछ कमी पार्ट है इसका जो सरवाइव कर पाया अभी तक। बाकी कई पार्ट तो है, कई बार जल गए हैं, कई पार्ट इसके ऐसे हैं जो कि गायब हो चुके हैं। लेकिन जो चीजें हाथ में आई है उनके हिसाब से जो चीजें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है तो वो चीज है। तो उसमें ये पता चला कि जो पाटलिपुत्र थी, ये कैपिटल सिटी, दिल्ली के पास जो है पाटलिपुत्र, वो कैपिटल सिटी थी। पाटलिपुत्र की बहुत इंपॉर्टेंस, यहाँ कई युद्ध लड़े गए हैं, और आखिर क्यों युद्ध यही लड़े जाते थे ये हम आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग एशियन पे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको रहने देते हैं। तो इसमें कैपिटल सिटी जो मौर्यों की थी वो थी पाटलिपुत्र। और इसमें इस बुक में आपको ये भी पता चलेगा इंडिका में कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहां की कैसी थी। और ये क्योंकि जो मेगास्थनीज थे वो ग्रीक एम्बेसडर्स थे, ये मौर्य के कोर्ट में आए थे, ग्रीस से आए थे ये। और ये बहुत ही अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन दी है, जो कि शायद लोग जिस नजर से मौर्य एम्पायर को नहीं देखते हैं उस तरह का इन्होंने अपना नजरिया दिया है, जो कि एकदम सही है। और इसीलिए कई ऐसे इतिहासकार हैं जो इसको बहुत ही मतलब संदेह की नजर से भी देखते हैं इनके द्वारा लिखी हुई चीजों को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कई चीजें निगेटिव बातें दी गई हैं, तो उस चीज के लिए इनको लोग देखा जाता है। लेकिन देखा जाए तो कुछ अगर इन्होंने दिया है तो कुछ इसका भी कुछ बेस रहा होगा, तो हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खैर हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो हम लोग इस इंडिका के बारे में इतना समझेंगे। अब बाकी और इंडिका के अलावा और कौन सी लिटरेचर सोर्स थे, तो देखिए इस सब के अलावा भी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, जैसे पुराण है और बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे कि जातक, बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे जातक की कहानियां हैं जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया, उसमें भी काफी चीजें दी गई हैं। ये भी इंफॉर्मेशन देती है मौर्य के बारे में। और साथ ही साथ एक सिलोनिस की क्रॉनिकल आती है, उसमें भी पता चला है दीपवंसा और महावंसा, दीपवंसा और महावंसा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अशोक जो थे, जो श्रीलंका में अशोक गए थे, श्रीलंका गए थे और वहां जाकर उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया था। जब उन्हें उपगुप्त, देखिए उपगुप्त वो थे जिन्होंने अशोका को एम्ब्रेस किया था कि वो बुद्धिज्म को अपनाएं। तो दीपवंसा और महावंसा क्रॉनिकल में इसमें यही चीज दिखाया है कि किस तरह से अशोक ने श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म को फैलाया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी, हमें लगता है उतना काफी है आज की वीडियो में। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है मॉडर्न एम्पायर की, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें अपने आपकी कोई व्यू हो, कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें बताइएगा। बाकी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की सीरीज है, ये इसी तरह चलती रहेगी और हम लोग इसी तरह यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।